नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपनों की मार का तमाचा। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि घड़ी में 8 बज रहे थे कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सुबह सुबह यह किसका फ़ोन आ गया? मैं मन ही मन सोच रही थी कि सुबह के 5 मिनट भी कितनी कीमती होती हैं। अब यह फ़ोन कॉल लूँगी तो 8-10 वाली बस निकल जाएगी, फिर दूसरी बस आने तक शायद ऑफिस पहुँचने में देर हो जाए। ऑफिस में देर से पहुंचूंगी तो मेरी कंपनी का मालिक मुझे तीखी नजरों से घूरते हुए देखेगा और फिर अपनी घड़ी को दिखाते हुए कहेगा, मिसेस रेखा, आप फिर आज 12 मिनट लेट हैं। ऐसा रोज रोज कैसे चलेगा? पर इस फोन वाले को इतनी बातें कैसे मालूम होगी? यही सब सोचती हुई आगे बढ़ी और झुंझलाहट में फोन का रिसीवर कान में लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं करोल बाग अस्पताल से मिस्टर संदीप बोल रहा हूँ। क्या आप मिसेस रेखा हैं? जी हाँ, मैं रेखा बोल रही हूँ, मैंने कहा। अस्पताल से मेरे लिए फोन क्यों आया? इस सोच ने मुझे घबराहट में डाल दिया। पर आपने मुझे क्यों फोन किया? मैंने पूछा। जी, आप किसी सोनिया जी को जानती हैं? वे इस वक्त हमारे अस्पताल में बेहोश पड़ी हैं। उनके पर्स से ही हमें आपका पता और फोन नंबर मिला, इसलिए आपको हमने फोन किया। जी हाँ, मैं सोनिया जी को जानती हूँ, वे मेरी छोटी बुआ हैं। पर उन्हें हुआ क्या? वे आपके अस्पताल में कैसे आई? सब ठीक तो है ना? मैंने ढेर सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। उधर से मिस्टर संदीप ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, मैम, आप यहाँ आ जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे फोन पर इतनी बातें एक साथ नहीं पूछनी चाहिए थी। अपनी गलती का एहसास कर मैंने तुरंत उनसे अस्पताल का वार्ड नंबर और बेड नंबर पूछा और एक ऑटो रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चल दी। ऑफिस में बॉस को फोन कर बता दिया कि मुझे अचानक अस्पताल जाना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं 1 घंटे बाद ऑफिस आऊंगी। मैं जानती हूँ कि 1 घंटे बाद ऑफिस जाने पर बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी, पर क्या करती। अस्पताल से खबर मिलने के बाद बुआ को देखे बिना काम पर जाना भी तो ठीक नहीं। अगर चली भी जाती तो काम में मन कहाँ लगता। अस्पताल जाते वक्त बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि काश वह कोई और महिला हो, मेरी छोटी बुआ ना हो। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सोनिया नाम की कोई और महिला भी तो हो सकती है जो शायद मुझे जानती हो और उनके पास भी मेरा नंबर हो। अस्पताल पहुंची तो मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। वह मेरी छोटी बुआ ही थी। बेड पर बेहोश पड़ी थी, माथे पर चोट थी और डॉक्टर ने पट्टी कर रखी थी। चेहरा एकदम पीला दिख रहा था, बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, मानो शरीर में खून ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। शायद यही उनकी बेहोशी की वजह भी थी। रिसेप्शन पर मिस्टर संदीप से मिली तो उन्होंने बताया कि किसी सज्जन को ये रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी। वे ने अस्पताल में भर्ती कराकर अपना फोन नंबर और नाम उनके पास लिखवाकर अपने ऑफिस चले गए। सबसे पहले मैंने उस सज्जन का मन ही मन धन्यवाद किया जो बुआ को अस्पताल लेकर आए थे। बाद में थोड़ी फुर्सत मिलने पर उन्हें फ़ोन कर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा सोचकर मैं डॉक्टर राजीव, जो बुआ को देख रहे थे, को मिलने के लिए उनके चैम्बर में चली गई। डॉक्टर से पता चलने पर कि इसके माथे पर गहरी चोट लगी है, खून की भी कमी है, इसलिए इन्हें होश में आने में शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस चली जाऊं और बॉस को सारी बात बताकर हाफ डे लेकर फिर आ जाऊंगी। तब तक शायद बुआ को होश भी आ जाए। डॉक्टर राजीव को अपनी मजबूरी बताकर और बुआ के लिए एक परमानेंट नर्स का इंतजाम कर मैं जल्द ही आने की बात कहकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची तो 10 बज रहे थे। मेरा ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है। डरते डरते बॉस के कैबिन की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही पैर ठिठक गए। बॉस अंदर किसी के साथ बड़े गुस्से से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। पता नहीं अंदर कौन था, क्योंकि सिर्फ बॉस की ही आवाजें आ रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति शायद सिर झुकाए चुपचाप उनकी डांट सुन रहा था। 5 मिनट बाद बॉस की आवाज शांत हो गई। थोड़ी देर बाद कोई कमरे से निकला। अरे, ये तो अपने ऑफिस में काम करने वाले रामू काका का बेटा है। मैंने उन्हें पहचान लिया था। बुलाने पर वह मेरे पास आया और बताया, आज सुबह से ही पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, वे काम पर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बदले काम पर भेज दिया ताकि ऑफिस का काम न रुके। पर बॉस को पिताजी का न आना
और मुझे काम पर भेजने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई, पर बॉस तो बॉस हैं। उन्हें रामू काका का खुद का निर्णय लेना रास नहीं आया। खैर, उस दिन तो उन्होंने उसे काम करने को कह दिया, पर आइंदा से ऐसा करने पर काम से निकालने की धमकी भी दे डाली। अब इस तरह के माहौल के बाद मुझे बॉस के पास जाने में डर लगने लगा। पता नहीं वे क्या कह बैठे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अंदर आने की इजाजत दी। शायद यह तूफान से पहले की शांति थी। मैंने उन्हें सुबह की सारी घटना बताई थी। फिर थोड़ी देर चुप खड़ी रही। सोच रही थी कि अब इससे हाफ डे की बात करूंगी तो बम की तरह फट पड़ेंगे। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, कैसे बोलूं। तभी उनके मुंह से यह शब्द, मिसेस रेखा, आप यहाँ क्यों आई? आपको इस वक्त अस्पताल में अपनी आंटी जी के पास रहना चाहिए था। आप मुझे फोन करके भी बता सकती थी। अभी आप उनके पास चली जाइए, और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी वे होश में नहीं हैं, और मैं उनके पास एक परमानेंट नर्स को रखकर आई हूँ। जैसे उन्हें होश आएगा वह मुझे तुरंत सूचित कर देंगी। जैसा आप ठीक समझे मिसेस रेखा, उन्होंने बड़े ही नर्म लहजे से कहा। मेरे लिए आज उनका व्यवहार बड़ा लचीला था। मैं अपने टेबल पर गई और सोचा दोपहर के भोजन तक काम निपटा कर चली जाऊंगी, पर काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर छोटी बुआ की बातें याद आ रही थी। पिछले महीने ही तो मैं उनसे मिली थी। बड़े फूफा जी की 13वीं पर आई थी वे। मेरी प्यारी बुआ, जो मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, जिन्हें दादाजी मुनिया कहते थे और मैं प्यार से मुनिया बुआ कहती थी। इतनी दुबली कैसे हो गई? हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली मेरी बुआ अचानक से इतनी शांत और उदास क्यों है? ये सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहे थे। शायद फूफा जी की 13वीं का मलाल है इसलिए, पर नहीं, बात कुछ और है। मेरा मन बार बार कह रहा था कि अवश्य ही बुआ किसी बड़े दुख के दौर से गुजर रही है, क्योंकि छोटे छोटे दुखों में तो मैंने बुआ को हमेशा ही हंसते हुए पाया है। मुझे याद है वह दिन जब बुआ ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वे आगे पढ़ना चाहती थी, पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी मुझे और पढ़ना है। बुआ ने अपने बाबूजी से बड़े आग्रह पूर्वक कहा था, मुनिया, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर विदा कर दूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाए। तो क्या बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है? नहीं पगली, यह भी तेरा ही घर है, पर लड़कियों का असली घर उनकी ससुराल ही होता है। अब और पढ़ने की इच्छा हो तो अपने घर में जाकर पढ़ लेना। बाबूजी के इन शब्दों के आगे बुआ निशब्द हो गई और कहीं ना कहीं अपने घर के सपने देखने लगी। हर कुंवारी लड़की की तरह बुआ का भी सपना था कि उनका एक बहुत सुंदर प्यारा सा अपना घर हो। प्यार करने वाला पति, सास, ससुर, देवर, ननद, सबसे भरा पूरा परिवार हो। बुआ ने कभी अपने घर में अकेले रहने के सपने नहीं सजोए थे। भरे पूरे परिवार में रहने वाली बुआ को ससुराल भी वैसा ही मिला जैसा वे चाहती थी। बुआ के रिश्ते के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। एक तरह से कहीं तो रिश्ता खुद चलकर हमारे घर पर आया था। मेरे छोटे फूफा जी, जो गुड़गांव में एयरफोर्स में कैप्टन के पद पर कार्यरत थे, पहली बार अपने एक मित्र मेरे अंकल के लड़के के साथ आए थे। मेरे अंकल का लड़का भी गुड़गांव एयरफोर्स में कमांडर थे। उन्हें किसी काम से यहाँ आना पड़ा था। उन्हीं के साथ मेरे फूफा जी यानी राजन जी भी आए थे। हालांकि उस वक्त उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, पर बाद में यूं ही बातों में बुआ की शादी की बात चल निकली और उन्हें हमारी बुआ पसंद आ गई। बाद में उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी देकर मात्र 3 महीनों के अंदर ही विवाह की तारीख भी निकलवा दी। बुआ की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे और बुआ के बीच उम्र का बहुत कम फासला होने के कारण हम दोनों सहेलियों की तरह रहती थी और एक दूसरे के साथ हम अपनी व्यक्तिगत बातें कर लिया करती थी। बुआ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी।
अक्सर फोन पर उनसे बातें होती रहती थी। अपने नए घर के बारे में भी बुआ ने ही मुझे बताया था। जब शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल आई तो सास ने मेरी आरती उतारी। फिर मैंने हिंदी रीति रिवाज के अनुसार घर में अपना पहला कदम रखा। अपने घर की जो सुखद अनुभूति होती है, मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया था। सास ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। एकदम अंदर वाला कमरा, वह भी सीलन से भरा और दुर्गंध भी आ रही थी। सीलन के कारण जगह जगह से कमरे का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। कमरा देखते ही मेरा मन एकदम से बुझ गया, पर नई नवेली होने के कारण ये सोचकर मैं चुप रह गई कि शायद प्राइवेसी के लिए मुझे यह कमरा दिया गया है। कमरे में न खिड़की थी न कोई रोशनदान, इसलिए धूप आने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ी पुरानी हो जाऊंगी तो अम्मा जी से कहकर आगे वाला कमरा हमें देने के लिए कहूंगी। मेरे पति देव अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। एक दिन बड़ी ही हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी, यदि आप कहो तो मैं अपना पलंग बीच वाले कमरे में बिछा लूं? मेरी आशा के विपरीत अम्मा जी झुंझलाते हुए बोली, यह मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। मेरा घर, फिर मेरा घर कौन सा है? बाबूजी ने मुझे अपने घर से विदा कर मुझे मेरे घर भेजा था, पर ये तो सास का घर है, फिर मेरा घर कहाँ है? रात को जब मेरे पति घर आए, मैं उन्हें कुछ बताती उससे पहले ही मेरी सास ने उन्हें नमक मिर्च लगाकर घर पर कब्जा करने वाली मनोवृत्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी तो मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि यह मेरा घर है। फिर कई दिनों तक इस बारे में मेरी बुआ से कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे वे अपनी गृहस्थी में रस गई। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर ही बुआ हमारे यहाँ आई। बाबूजी से मिले भी काफी दिन हो गए थे। तब उनकी बातों से अंदाजा हो गया था कि अब उन्होंने अपने घर का सपना देखना छोड़ दिया था। फूफा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब उन्हें एयरफोर्स का क्वार्टर मिलेगा तो वे अपने घर का सपना पूरा कर ले। बुआ ने अपने मन को मार लिया था। बुआ अब 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। इसी बीच मेरी भी शादी पास ही के शहर में तय हो गई। वह मेरी शादी में सिर्फ 2 दिनों के लिए ही आई थी, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद भी बुआ से कभी कभार बात हो जाती थी। बाद में उनकी सास के देहांत के बारे में पता चला। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब बुआ ने बताया कि कैसे उनके देवर ने बड़ी चालाकी से माँ की बीमारी के वक्त उनसे घर के कागजातों पर हस्ताक्षर लेकर अपने नाम करवा लिया था। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ था। बच्चे बड़े हो रहे थे। बुआ ने उसी छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से काफी समय गुजारा। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी होते ही शायद वह उन्हें घर से निकाल दे। यह सोचकर फूफा जी ने अपने क्वार्टर के लिए ऑफिस में अर्जी डाल दी थी। संभवतः अगले महीने तक उन्हें क्वार्टर मिल जाता और बुआ का अपने घर का सपना पूरा हो जाता। पर ऊपर वाला न जाने किन रंगों में राजी था। होनी को शायद मंजूर न था कि बुआ अपने घर का सपना देखे। उस दिन फूफा जी फ्लाइट पर गए तो शाम को उनके विंग कमांडर तथा अन्य कुछ लोग उनका शव लेकर घर आए। उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे ने बुआ को तोड़कर रख दिया। भाई की 13वीं होते ही देवर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उसने एक बिल्डर के साथ बात कर ली थी कि यहाँ पर वह फ्लैट बना ले और उसे एक फ्लैट तथा 20 लाख रुपए दे दे। बिल्डर इस बात के लिए राजी हो गया था, इसलिए वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके यह घर खाली हो जाए। बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया था और दोनों बच्चों के साथ वहां आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए के घर में रह रही थी। फूफा जी के दोस्तों ने भागदौड़ करके भविष्य निधि के पैसे बुआ को दिलवाने में उनकी मदद की। अब बुआ के पास पैसे थे, पर अपना घर बनाने का सपना कहीं पीछे छूट गया था। यूं ही समय गुजरता रहा। बुआ ने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
उनका बड़ा बेटा पुनीत अभी +2 में पढ़ रहा था और छोटा बेटा गोलू अभी 10वीं में ही था। पिता की नौकरी पुनीत को मिल सकती थी। फूफा जी के दोस्तों ने उसी वक्त ऑफिस में उसे नौकरी देने की बात कहकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और पढ़ाई पूरी होते ही एयरफोर्स में नौकरी मिलने का आश्वासन भी दिया था। पुनीत ने +2 के बाद ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी उसने अपनी परीक्षा दी ही थी और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उसके पापा के मित्र जो उसके साथ ही काम करते थे, उन्होंने उसे इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करवा दिया था। रिजल्ट आते ही उसकी नौकरी भी पक्की करवा दी। फूफा जी के दोस्तों ने न सिर्फ उसके बेटे को नौकरी दिलवाई बल्कि सिफारिश लगाकर एयरफोर्स का क्वार्टर भी दिलवा दिया था। अब बुआ और उसके 2 बेटे किराए का घर छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गए। इससे बुआ को थोड़ी राहत मिली। छोटा बेटा अभी कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था। पुनीत की नौकरी लगे अभी 2 साल ही हुए थे कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। बुआ इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी, पर इतने अच्छे रिश्ते को इनकार भी नहीं कर सकी। मीना पढ़ी लिखी, सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बुआ ने पुनीत से पूछा तो उसने हामी भर दी। बुआ ने अपने पति के दोस्तों की मदद से पुनीत की शादी बड़े सादे ढंग से संपन्न करवा दी। अब बुआ ने घर पर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि अब पुनीत कमाने जो लग गया था। छोटे बेटे गोलू ने आगे और न पढ़ने और कोई बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। बुआ ने फूफा जी के भविष्य निधि के पैसों से उसे कपड़ों का बिजनेस शुरू करवा दिया जो गोलू करना चाहता था। बाजार के बीचों बीच उन्हें दुकान भी बहुत कम पगड़ी के लिए ही मिल गई थी। गोलू ने अपनी मेहनत से बहुत जल्द ही अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि शहर के सफल व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। वह दोनों बेटों की तरक्की देख अपने बीते दिनों को भूल गई। कहते हैं ना कि खुशी के दिन बहुत थोड़े होते हैं। बुआ ने अपने छोटे बेटे की शादी रिया नाम की लड़की से करवा दी और उसके आते ही कुछ दिनों बाद ही घर का माहौल बिगड़ने लगा। अपने पिता के पैसों का उसे बहुत घमंड था। उसने आते ही हर चीज में नफा नुकसान देखना शुरू कर दिया। घर के खर्च को लेकर दोनों बहुओं में खींचातानी होने लगी। रिया ने अपनी माँ की शय पर गोलू के कान भरने शुरू कर दिए कि वह अपना अलग घर ले ले। गोलू के पास इतने पैसे तो थे कि वह अपने लिए एक फ्लैट खरीद सके। उसने 3 BHK का फ्लैट खरीद भी लिया और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में चला गया। वो दोनों बेटों के बीच फंसकर रह गई। अचानक रेखा अपनी यादों के घरौंदे से बाहर आई और घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 12 बज रहे थे। दोपहर के भोजन का समय हो गया था और सारा काम टेबल पर बिखरा पड़ा था। रेखा सोचने लगी, बॉस को मैंने आते ही कहा था कि थोड़ा काम निपटाकर चली जाऊंगी और अभी बॉस ने काम मांग लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर बुआ के पास भी जाना है। तभी ख्याल आया कि अस्पताल में फोन करके बुआ का हालचाल पूछ लूं। अस्पताल में फोन लगाया तो पता चला कि बुआ को अब तक होश नहीं आया था। शायद उन्हें 1-2 बोतलें खून की ओर चढ़ानी पड़े। बदन में खून इतना कम था कि बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। अस्पताल के ब्लड बैंक में फोन कर खून की 2 बोतलें मंगवाई और बुआ को चढ़ाने के लिए कहकर मैं बॉस के कैबिन में पहुंची और बुआ की हालत के बारे में बताकर आधे दिन की छुट्टी लेकर 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गई। बुआ को खून चढ़ रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला जर्द सा था। मैं स्टूल खींचकर उनके बेड के पास बैठ गई। मासूम सा बुआ का चेहरा, बूंद बूंद खून बुआ की रगों में समा रहा था। अपना कतरा कतरा खून देकर बुआ ने दोनों बच्चों की परवरिश की थी, पर क्या वे बुआ के खून की कीमत समझ पाए थे? पता नहीं क्या हुआ होगा। बड़े फूफा जी की 13वीं वाले दिन एकांत पाते ही मैंने बुआ से उनकी उदासी का कारण पूछा था। हमेशा मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने वाली बुआ उस दिन कुछ कहने की बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बुआ ने जो बताया उसका सार ये था कि बुआ अब बेटों के बीच बोझ हो गई थी। एक दिन बुआ की चचेरी ननंद अपने बच्चों के साथ उनके घर आई थी। पहली बार उनकी ननंद अपने बेटे को लेकर आई थी, इसलिए जाते समय
उनके हाथ में कुछ देना जरूरी था। बुआ ने अपने बेटे से रुपए मांगे तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि जिस बेटे को आपने बिजनेस शुरू करके दिया है, पापा की भविष्य निधि के सारे पैसे खर्च कर दिए, उसी से मांगिए। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, इतना फिजूल खर्च नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल लेने देने का रिवाज नहीं रहा, और यह काफी नहीं कि मैं आपको अपने घर में रख कर आपका खर्चा उठा रहा हूँ। पर बेटा, मैंने तुम्हें भी तो तुम्हारे पापा की नौकरी दिलवाई है। उन्हीं के दोस्तों की दौड़ धूप और उनकी सिफारिश के दम पर ही तो तुम्हें यह घर मिला है और नौकरी मिली है। नौकरी दी है तो कौन सा एहसान कर दिया है। मैं भी कर रहा हूँ, और घर भी मेरी बदौलत है, न कि पापा की बदौलत। बुआ इससे आगे और कुछ न सुन सकी। जिसे वह अपना घर समझ रही थी वह भी उनका नहीं था, अब तो वह उनके बड़े बेटे और बहू का था। बुआ ने अपना सामान उठाया और अपनी ननद से यह कहकर, जीजी मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। मेरा बहुत दिनों से अपने छोटे बेटे से मिलने का दिल कर रहा है, आप मुझे गोलू के पास छोड़ दीजिए। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। उन्होंने अपनी ननद को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अपने बेटे से गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही हैं। पर उसकी ननद ने उनके बड़े बेटे की बातें सुन ली थी, और वे भी अनजान बनी रही, क्योंकि वे भाभी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। बुआ की ननद और उनका बेटा उन्हें गोलू के घर छोड़कर और उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर जल्द ही फिर मिलने की बात कहकर अपने घर चले गए। गोलू घर पर नहीं था, वह अपनी दुकान पर गया था। रिया घर पर अकेली थी। अपनी सास को अचानक वहां आया देखकर वह सकपका गई। आगे बढ़कर उसके पैर छुए और बोली, माँ अचानक से कैसे आना हुआ? क्या भैया छोड़कर गए हैं? वे अंदर क्यों नहीं आए? नहीं, पुनीत नहीं आया, मैं तुम्हारी बुआ और उनके बेटे के साथ आई हूँ। वे इसी रास्ते से जाने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, तो चलो इसी बहाने तुम लोगों से मिल आती हूँ। छोटी बहू रिया ने पहले तो उनका स्वागत हंसकर किया, पर जब उनका सूटकेस देखा और पता चला कि भैया से गुस्सा होकर आई हैं, तो उनके भी तेवर बदल गए। पर बड़ी मिठास से बोली, माँ यह भी आपका ही घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। पर भैया जी को आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें रिया की बातें सुनकर दिल को सुकून मिला। उन्हें लगा कि अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि उन्हें दूसरों का मोहताज बनकर रहना पड़े। रिया ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया, और आराम करने को कहकर अपनी मम्मी को फोन पर सारी राम कहानी सुना दी। जब रात को गोलू काम से वापस आया तो माँ को देखकर हैरान रह गया। माँ कैसे आई आप? आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने ही आ जाता। अब तो आ गई हूँ, अब यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, उन्होंने गोलू को जवाब दिया। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, फिर वे सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। गोलू उन्हें रजाई उड़ाकर आराम से सोने के लिए कहकर अपने कमरे में आ गया। वे सोने ही जा रहा था कि अचानक उन्हें याद आया कि बहू उनके पास पानी रखना तो भूल ही गई। वे रसोई से पानी की बोतल और गिलास लेकर आ ही रही थी कि अचानक बेटे बहू की बातें सुनकर उनके कान खड़े हो गए। रिया गोलू से कह रही थी, अब माँ के चलते हमें कहीं आने जाने में बंदिश हो जाएगी। न हम किसी के घर जा सकते हैं और न ही किसी को अपने घर हम बुला सकते हैं। अरे कैदियों की तरह जिंदगी हो जाएगी हमारी। उनका मन हुआ कि अभी अंदर जाकर उनसे कहें कि मेरे रहते तुम्हें कोई बंदिश नहीं होगी, तुम लोग जहाँ चाहो जा सकते हो, जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो। पर वे ऐसा कह नहीं पाई, क्योंकि ऐसे में उन पर ही बात आती कि वे चोरों की तरह खड़ी होकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी। धीरे बोलो, कहीं माँ सुन लेगी तो उन्हें दुख होगा, गोलू ने धीरे से कहा। पर उन्हें रात के सन्नाटे में वे बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। रिया ने आगे जो कहा उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। हमारा फ्लैट ही कितना बड़ा है जो एक अतिरिक्त व्यक्ति को यहाँ रखे। एक कमरा हमारा है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग और एक कमरा मेहमानों के लिए है। अगर मेहमानों की तरह रहना हो तो वह कमरा दिया जा सकता है। अगर यही जमने का इरादा है तो
हो गई छुट्टी। अगले हफ्ते मेरी मम्मी भी आने वाली है। उनके आने तक माँ चली जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा अब सो जाओ, कल सुबह उठकर मैं माँ से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनका कब तक यहाँ रहने का इरादा है। गोलू ने रिया को चुप कराते हुए कहा। वे इसके आगे नहीं सुन पाई और अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रही और सोचती रही कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। सुबह उठी, नहा धोकर नाश्ता किया और गोलू से बोली, बेटा दुकान जाते हुए मुझे अपनी बड़ी मासी के घर छोड़ देना। गोलू ने कहा, आप कल ही तो आई हैं और आज जाने की तैयारी भी कर ली। माँ, हुआ क्या है आपको? गोलू ने माँ से पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे मासा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने का मन कर रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए बड़ी दीदी और जीजा जी से मिले हुए, सो उनसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन बाद मासी के घर छोड़ दूंगा। अभी आप यहीं रहिए। किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? उनका मन हुआ कि कहीं बेटा किसी ने नहीं, खुद उनके अपने बेटे ने पहले तो बीवी के कहने पर उनसे किनारा कर लिया और अब चाहता है कि वह मेहमानों की तरह सिर्फ कुछ दिन के लिए उनके साथ रहे। उनका मन बड़ा भारी हुआ जा रहा था। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अभी इसी समय मुझे जाना है। पता नहीं तुम्हारे मासा जी की हालत कैसी होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाद में जाकर क्या करूंगी। उसके बाद गोलू ने उन पर और जोर नहीं डाला कि वे वहां रुके। वे अपनी गाड़ी से उन्हें उनकी बड़ी बहन के घर छोड़ आया। माँ, कब तक तुम्हें यहाँ रहना है? कब आऊं मैं तुम्हें लेने के लिए? कुछ भी नहीं पूछा और जरा जल्दी है कहकर चला गया। पिछले 1 महीने से वे दीदी के पास ही थे। उन्हें तसल्ली थी कि वे जीजा जी से मिल पाई। हालांकि वे उन सबको छोड़कर चले गए, पर एक बात का सुकून था कि वे दीदी की मुसीबत के समय उनके साथ थी। बड़े फूफा जी की 13वीं में ही बुआ से मिलकर ये सारी बातें जान पाई थी। अपनी सहेली जैसी मुनिया बुआ की ऐसी हालत देखकर मैंने उसे आश्वासन दिया था कि बुआ तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ ही रहोगी। बुआ के चेहरे पर उस उदास माहौल में भी मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा दौड़ गई। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी, इसलिए वे मेरे साथ रहने को राजी हो गई। उस दिन फूफा जी की 13वीं पर हम सब करीब 10 लोगों की एक गाड़ी बुक करके गए थे। एक और आदमी की गाड़ी में जगह न होने के कारण मैं उस दिन बुआ को अपने साथ ला नहीं पाई थी और उन्हें अपना पता देकर खुद ही गाड़ी पकड़कर आने के लिए कह दिया था। रास्ते पर मुझे बुआ के साथ उनके अपने ही बेटे बहुओं के व्यवहार के बारे में सोच सोचकर बड़ी घबराहट हो रही थी। बाद में कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं बुआ की बात भूल गई थी। तो क्या बुआ मेरे पास आ रही थी? उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसी समय अचानक बुआ के कराने की आवाज सुनकर मैं अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गई। बुआ को होश आ गया था, पर आंखें अभी बोझिल ही थी। मैंने बुआ के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें तसल्ली दी। बुआ, मैं रेखा, तुम्हारी प्यारी भतीजी, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो। मैंने इन्हें फोन कर दिया है, ये अभी आते ही होंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम सब जल्दी घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ ये आए। अभी बुआ को पूरी तरह से होश नहीं आया था। 1 बोतल खून चढ़ चुका था, शायद 1 बोतल खून और चढ़ाना पड़े। ऐसे में बुआ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने इन्हें घर भेज दिया और बच्चों को खाना खिलाने और उनका होमवर्क करवाने के बारे में समझा दिया और खुद बुआ के पास वहीं बैठी रही। बैठे बैठे थक गई थी, कमर मानो अकड़ सी गई थी, आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी। उठकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते टहलते मन ही मन इधर उधर भटकने लगा। तो क्या बुआ सचमुच मेरे पास रहेंगी? मेरे पति जरा एकांत प्रिय हैं, उन्हें ज्यादा किसी के दखलंदाजी पसंद नहीं। ऐसे में बुआ का हमारे घर पर रहना क्या इन्हें अच्छा लगेगा? क्या ये बुआ की उपस्थिति अपने घर पर स्वीकार कर पाएंगे? मैंने इस विषय पर इनसे बात तो की ही नहीं और भावुकता में आकर बुआ को अपने घर पर रहने का न्योता दे बैठी। वे मेरी प्यारी मुनिया बुआ हैं, मेरी सहेली जैसी बुआ, पर बच्चों की बुआ तो नहीं। बच्चे तो उन्हें जानते ही नहीं। आजकल तो बच्चों को अपने अलग कमरे चाहिए, उन्हें अपना कमरा किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता।
ऐसे में अपने 2 कमरों वाले फ्लैट में बुआ को कहाँ रखूंगी। ड्राइंग रूम में दीवान पर सुलाना भी तो ठीक नहीं, बिल्कुल अस्थायी सा प्रबंध लगेगा। फिर आने जाने वालों को भी मुश्किल हो जाएगी। बुआ के कारण कहीं मेरा घर ना बिखर जाए तो फिर क्या करूं। बुआ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। अपने ही विचारों पर ग्लानि हो रही थी कि हम कितने स्वार्थी हैं। अपने आराम एवं अपनी दुनिया के आगे हम कुछ देख और सुन ही नहीं पाते। दिमाग इस कश्मकश में इतना उलझ गया था कि दर्द से फटने लगा। और रिसेप्शन पर गई और नर्स से सिर दर्द की एक टैबलेट लेकर खाई और अस्पताल के कैंटीन से चाय खरीद कर पी। अचानक ख्याल आया कि बुआ के दोनों बेटों को फोन करके अस्पताल में बुला लेती हूँ। माँ को इस हालत में देखेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हो सकता है उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हो। कुछ तो शर्म आएगी उन्हें अपने व्यवहार पर। शायद वे लोक लाज के कारण बुआ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी हो जाएं। इससे मेरी भी मान रह जाएगा और बुआ की भी अपने बेटों से नाराजगी दूर हो जाएगी। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। इतनी रात को फोन करके उन्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। सुबह होते ही फोन करके उन्हें बता दूंगी। ऐसा सोचकर मैं निश्चिंत होकर पास ही के पड़े सोफे पर सो गई। रात के करीबन 3 बज रहे थे कि नर्स ने आकर मुझे झंझोड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि 2 डॉक्टर बुआ के पास खड़े थे। एक उनकी नब्ज देख रहा था और एक उनकी धड़कन की जांच कर रहा था और नर्स उनकी खून की बोतल उतारने की तैयारी कर रही थी। शायद बुआ को सोते सोते में ही साइलेंट अटैक आ गया था। नर्स ने उन्हें सिर से पैर तक सफेद चादर से ढक दिया था। बुआ कितने शांत भाव से लेटी थी, मानो बार बार घर बदलने की झंझट से मुक्त होकर सदा के लिए अपने घर पहुंचकर बड़े इत्मीनान से सो रही हूँ। आज बुआ को अपना घर मिल चुका था। अब यहाँ से कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। इस घर में ना तो वे मेहमान थी और न ही किराएदार और न ही किसी की मोहताज। यह मुनिया बुआ का अपना घर था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।